ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेशनल स्कूल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप मेरे साथ करने वाले हो क्लास 12 राजनीति शास्त्र का चैप्टर 7 और राजनीति शास्त्र के चैप्टर 7 में बेटा आज हम करने वाले हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा। कंटेम्परेरी वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी है उसके अपने आप में क्या मायने हैं, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आज के टॉपिक में सुरक्षा की डेफिनेशन क्या है, उसी के साथ में हम बात करेंगे जो सुरक्षा की जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल धारणा है उसके बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ में जो सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं किस किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सारे जो विश्व के अंदर एक दूसरे देशों के बीच में जो युद्ध की परिस्थितियां बनती है और उन परिस्थितियों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी ट्रीटी हुई उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कुछ चर्चा हम कोल्ड वॉर पीरियड का भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा की जो डेफिनेशन है अगर हम समझना चाहें सिक्योरिटी, तो बेटा सिक्योरिटी का डेफिनेशन अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हम घर से बाहर निकलते हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? या फिर आप कहीं व्हीकल के द्वारा जा रहे हो, आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हो सकता है, किसी का मेरा भी हो सकता है। तो अगर ये छोटी मोटी बातें लेके अगर हम कोई सुरक्षा की एक डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप में काफी व्यापक बन जाएगी। बहुत उसकी ब्रेड्थ एंड लेंथ काफी हो जाएगी। तो हमें किस तरह से सुरक्षा, नेशन के लिए एक डेफिनेशन सुरक्षा की अलग हो सकती है, एक आम इंसान के लिए जो सुरक्षा की डेफिनेशन अलग हो सकती है। आज हम राष्ट्र के संदर्भ में सुरक्षा की डेफिनेशन को समझना चाहेंगे। एक नेशन के कॉन्टेक्स्ट में, पॉइंट ऑफ व्यू में एक राष्ट्र के लिए जो सुरक्षा की डेफिनेशन क्या हो सकती है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुरक्षा का मतलब, अगर आप कुछ शब्दों में कहना चाहें तो खतरे से आजादी। किस तरह का खतरा एक राष्ट्र को हो सकता है? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, जो उसके सामने युद्ध की परिस्थितियां बनी, या फिर उसको कहें जो उसके केंद्रीय मूल्य हैं। मैंने पहले भी कहा एक आम इंसान के, आम नागरिक के केंद्रीय मूल्य और एक राष्ट्र के केंद्रीय मूल्य में डिफरेंस होता है। तो अब हम राष्ट्र की बात करें, एक देश की बात करें, तो उसके जो केंद्रीय मूल्यों को खतरा होता है। अब केंद्रीय मूल्य क्या हो सकते हैं किसी देश के लिए? जैसे कि सैन्य खतरा, किसी को मिलिट्री एग्रेशन का खतरा है किसी देश को। सपोज करो अगर हम भारत की बात करें, भारत को ऐसा लगता है कि चाइना देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो उन परिस्थितियों के बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसको भारत से खतरा है। तो ये जो उनके केंद्रीय मूल्य है, सैन्य खतरा, संप्रभुता का खतरा, किसी राष्ट्र को लगता है कि जो पड़ोसी राष्ट्र है या कोई अन्य राष्ट्र उसकी संप्रभुता को खत्म कर देगा, वो देश नहीं बचेगा, उसकी जो जमीन है, उसके जो लोग हैं उनके ऊपर वो कब्जा कर लेगा, वो राष्ट्र के अंदर जो सरकार, चुनी हुई सरकार है, वो काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का खतरा हो स्वतंत्रता को, या फिर क्षेत्रीय अखंडता, किसी रीजनल एरिया से उसको लगे कि उस क्षेत्र में किसी तरह के जो बाहर के देश हैं वो उनकी एक यूनिटी है, उसके लिए खतरा बन सकते हैं। तो सुरक्षा की अगर बात करें तो केंद्रीय मूल्यों के बारे में आप समझ गए होंगे, संप्रभुता, सैनिक खतरा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता। अब हम बात, जैसे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, उसकी जो ट्रेडिशनल जो एक प्रिंसिपल है, उसको दो तरह से, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। अब हम बात करें किसी देश को बाहरी सुरक्षा की कब आवश्यकता पड़ती है और उससे बचने के लिए
कोई एक देश किस किस तरह के तरीके अपनाता है, ठीक है ना। अब सपोज करो किसी देश के ऊपर आक्रमण कोई देश कब करे, दूसरे देश के ऊपर ऐसी परिस्थितियां बने जिससे कि आक्रमण करे, उसको करना भी पड़े तो किस परिस्थितियों में उसे आक्रमण करना चाहिए। देखिए, अगर हमें विश्व में शांति बना के रखनी है, हम चाहते हैं कि परस्पर जो देश के वर्ल्ड के कम्युनिटी के जो देश हैं आपस में मिलकर काम करें, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें ये हो कि अगर परिस्थितियां बनती हैं तो एटलीस्ट हमें ये, जब भी कोई देश युद्ध का सहारा ले तो अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए युद्ध का सहारा ले सकता है। दूसरा, किसी दूसरे देश में जनसंहार हो रहा है उससे बचाने के लिए, जैसा कि आपने देखा बीच बीच में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरे देशों के अंदर इस तरह के इंटरफेयर करता है। अगर वहां पर कोई उसको दो छोटे देश में इस तरह की परिस्थितियां बनती है, आपने देखा कि जो खाड़ी युद्ध का जो इराक का जो कुवैत के साथ युद्ध हुआ, जो उसमें फिर इराक के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेजी और इराक के अंदर शायद आज भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेनाएं हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों में, यानी कि किसी देश के अंदर जनसंहार से बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए हम युद्ध का सहारा ले सकते हैं। और कभी भी हमें आक्रमण किसके ऊपर नहीं करना चाहिए, किसी एक देश को, किसी एक राष्ट्र को कब आक्रमण नहीं करना चाहिए। देखो, किसी भी निहत्थे के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए जिसके पास में हथियार नहीं है। संघर्ष विमुख का मतलब जिसने एक किस्म से एक हथियार ही डाल दिए कि नहीं हम नहीं लड़ना चाहते, या फिर कोई सरेंडर कर दे। भाई, कोई देश अगर सरेंडर ही कर दे रहा है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा है कि भाई हम लड़ने की पोजीशन में नहीं है, जैसे कि स्टार्टिंग में नहीं सही 1971 की जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उनके जो 90,000 जो सैनिक हैं उन्होंने सरेंडर कर दिए भारतीय सेना के सामने। तो उसके बाद में लड़ाई पाकिस्तान से करने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है जब कोई देश आत्मसमर्पण कर दे। आप कब बल का प्रयोग कर सकते हैं, कब आप युद्ध का प्रयोग कर सकते हो, आत्मरक्षा के लिए आप बल का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आपके सारे जो उपाय है, देखो पीसफुल सॉल्यूशन के लिए हमें पहले जाना चाहिए। जैसे आज हम देखें इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध का एक वातावरण बना हुआ है, ठीक है ना। लद्दाख के अंदर बात करें, सिक्किम क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी सेनाएं बढ़ा के रखी हुई है। तो अब इंडिया अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स डाल रहा है ताकि ये युद्ध के अंदर ये जो कन्वर्ट ना हो परिस्थितियां, और उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स आपस में वहां के सेना के जो लीडर्स हैं वहां पर सेना के, उनके साथ बातचीत हो रही है, एक पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत चल रही है। प्रयास यही है कि युद्ध जैसे परिस्थितियां ना बने जिससे दो देशों के बीच में जनहानि और आर्थिक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो देश काफी पीछे चला जाता है। तो ये सब सोच के इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। फिर वर्ल्ड लेवल पे किस तरह के प्रयास किया गया, देखो आपको मैं बता दूं, अगर हम ठीक से बात कर पाए, कोल्ड वॉर की सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर उस पीरियड में काफी बनी हुई थी, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप पढ़ चुके हो। ऐसा लगा था वो कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक है ना। लेकिन वो पीरियड ऐसे ही निकलता गया, और फिर एक 1985 से लेकर 1991 का एक पीरियड आया जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रोनाल्ड रेगन वाज द प्रेसिडेंट, और उसी पीरियड में मिखाइल गोर्बाचोव वाज द लीडर इन द यूएसएसआर, ठीक है ना। तो इन दोनों लीडर्स ने काफी दोनों देश के जो संबंध है उनको सुधारने के लिए जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही थी, इनफैक्ट कहीं तो इन्हीं के प्रयासों से वो कोल्ड वॉर का सिचुएशन खत्म भी हुआ। तो दोनों देश के जो लीडर्स हैं
उन्होंने इस दिशा में प्रयास किए और बहुत सारे न्यूक्लियर आर्म्स को रिडक्शन करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कुछ ट्रीटीज, समझौते, एग्रीमेंट साइन हुए। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। 1972 के अंदर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें मिसाइल्स का प्रयोग एक लिमिटेड स्तर तक वो रख पाएंगे। और 1972 के अंदर जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन हुआ। ये वर्ल्ड लेवल पे हुआ था, ठीक है ना। और अब कह सकते हो यूएनओ के प्रयास से, और इसमें काफी रोल जो रहा होगा वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो भी P5 मेंबर्स हैं उनका। और इसी जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पे 155 कंट्रीज ने अपना सिग्नेचर किया। इसी के साथ में 1992 के अंदर एक केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन हुआ और उसके ऊपर 181। और इसी तरह से एक ट्रीटी साइन हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस के भी, जिसको शायद 2 का नाम दिया गया, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ठीक है ना। और फिर दूसरा एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको हम स्टार्ट के नाम से बोल सकते हैं, जो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये दोनों देशों के बीच में, यानी कि इस दिशा में प्रयास चल रहे थे दोनों देशों के बीच, ताकि जो युद्ध का वातावरण विश्व के अंदर ना रहे। और इनफैक्ट दोनों देशों के बीच में हथियार को रिडक्शन की दिशा में एक काम चल रहा था, ताकि वर्ल्ड के अंदर जो 2 ताकतवर देश है वो अपने आप में एक एग्जाम्पलरी काम कर रहे थे, विश्व के अंदर शांति की एक कह सकते हो कि एक दिशा दिखाने के लिए काम चल रहा था। फिर 1967 से पहले इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक कह सकते हो एक चाल कह सकते हो, इन्होंने एक अपना तरीका अपनाया कि जो भी न्यूक्लियर पावर स्टेट है 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया है, वो ही देश विश्व के अंदर न्यूक्लियर पावर कहलाएंगे और वो ही अपने पास में न्यूक्लियर हथियार रख पाएंगे। और 1968 में ये ट्रीटी साइन हो गई, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। और इस पे लोगों को दूसरे देशों को हस्ताक्षर करने के लिए आप कह सकते हो प्रेशर डाला गया, प्रेशराइज किया गया कि वो सारे देश जिनके पास में 1967 से पहले 1967 से पहले जो परमाणु न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, वो ही देश अपने यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार रख पाएंगे। और बाकी देश इसके आगे 1968 के जो ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आने के बाद में कोई भी देश न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेगा। और इनफैक्ट जो भारत जैसे देश हैं जिनको अपने आसपास के देशों से अपने आप को उनके बीच में खड़ा रखने के लिए जिस तरह की परिस्थितियां हैं देशों के बीच, तो दोनों बार जो न्यूक्लियर पावर 1975 की बात करें या फिर मई 1998 की, इंडिया ने इसी ट्रीटी के बाद में, हालांकि इंडिया इसका साइनिंग मेंबर नहीं है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। और कारण भी यही था कि जो देश के आसपास का वातावरण है, जो पड़ोसी देश हैं, उनके होते हुए इस तरह के परिस्थितियां जब बनी हुई हो जिस देश के चारों तरफ, तो उन्हें इस तरह का डिसीजन लेना होता है। और भारत ने 1998 में अपना को 3 परमाणु परीक्षण किए, जैसा कि आप जानते हैं। तो उसके बाद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि स्टॉक टेलबर्ट जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे, स्टॉक टेलबर्ट, तो स्टॉक टेलबर्ट हमारे देश में आए। और इनफैक्ट आप कहें तो उनकी स्टॉक टेलबर्ट और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, वाजपेयी सरकार में जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इनके बीच में 14 टाइम्स मीटिंग हुई, 7 देशों के अंदर, 3 कंटिनेंट के अंदर मीटिंग हुई इसी एनपीटी से साइन कराने के। एक किस्म से आप कह सकते हो कि भारत के ऊपर दबाव डाला गया, कोशिश की गई कि साइन कर दे ताकि परमाणु प्रसार को रोका जा सके। लेकिन भारत की अपनी मजबूरियां थी, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। और फिर चलो वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, बात करते हैं पारंपरिक तरीकों की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हम बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब देशों को प्रयास करना चाहिए
ऐसा अपने देश के पड़ोसी देश को लगना चाहिए कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं बॉर्डर एरिया में, जैसे सपोज करो चाइना और भारत है, सिचुएशन दोनों देशों के बीच तलक है, तो भारत को भी ऐसा चाहिए जब कुछ काम करता है पड़ोस में, जब बॉर्डर एरिया में, तो उनको चाइना के जो कि हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो भी कोई और दूसरे हथियारों का प्रयोग करते हैं, कुछ नया रिसर्च करते हैं, तो वो आपस में शेयर करना चाहिए, ताकि ये एक दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का काम करे और इससे दोनों देश के बीच में विश्वास बढ़े, और विश्वास बढ़ेगा तो दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी भी देश के पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं युद्ध की परिस्थितियों में। अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं दो देशों के बीच, तो उसके पास में ऑप्शन क्या रहते हैं किसी भी कंट्री के पास। तो सबसे पहले तो नहीं बोला जाए, कुछ देश इस तरह का डिसीजन लेते हैं, उनको लगता है कि इसमें काफी जनहानि हो सकती है, हमारा देश इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पीछे चला जाएगा, या फिर उनको लगता है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वो सरेंडर कर देते हैं ताकि वो युद्ध की परिस्थितियां बने ना, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, और इससे समझौता हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, जो युद्ध करने वाला देश है उसकी मांगे मान ली जाती है, वो क्षेत्र का कोई हिस्सा मांगते हैं तो वो हिस्सा दे दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सरेंडर करने वाली जो सिचुएशन है, वो कोई देश विश्व के सामने, विश्व बरादरी के सामने आप कहें तो ये पॉलिसी उजागर नहीं करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते, पब्लिक डोमेन में नहीं आती है कि हमने सरेंडर कर दिया। ठीक है ना, ये एक सीक्रेट बातें होती है जो पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन लिया जाता है, और कोशिश करते हैं कि वो दूसरे देशों तक ना पहुंचे, क्योंकि एक देश के सम्मान की वो बनती है, इसमें इज्जत की बात होती है। इसको हम अपरोध के नाम से राजनीति शास्त्र में कहते हैं। दूसरा है कि दूसरे पक्ष की आप बात ही मान लो, कहानी खत्म। युद्ध की परिस्थितियां कैसे बनेगी अगर आपने दूसरे देश की बातों को ही एग्री कर लिया। इसी के साथ में एक दूसरा तरीका है जो आज भारत और चाइना के बीच में चल रहा है कि आप इतने हाई लेवल पे ले जाइए, इसको एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाइए, इतनी चरम सीमा पे ले जाइए, इतनी तैयारी युद्ध की कीजिए, युद्ध से पहले की बात कर रहा हूं, इतना शो कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए कि जो दूसरा देश है उसको लगे कि अगर ये युद्ध में कन्वर्ट हुआ तो इससे काफी जनहानि होगी और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। अगर ये कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पावर दिखाने के लिए, और इस तरह का एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक हिस्सा है। और या फिर एक हो सकता है कि आपने उसको पराजित ही कर दिया, भाई आज लड़ लेते हैं, देख लेते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है, तो ये भी है। या फिर ये सभी हो सकते हैं, हमलावर को आप पराजित कर दें, अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएं। तो आज के जो टॉपिक में हमने सुरक्षा के जो ट्रेडिशनल धारणा है उसके अंदर हमने बाहरी सुरक्षा के बारे में पढ़ा और सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के बारे में पढ़ा। इसी के पास सरकार के पास कौन कौन से विकल्प हैं उनके बारे में हमने जाना। ठीक है ना, कि सरकार क्या क्या डिसीजन लेती है और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रयास हुए उस बारे में भी बात की। नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू। तू लेट आया।